एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा आकाशवाणी में आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी ने इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में प्रसिद्ध हुई। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पीएचडी की। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में उसने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया। आपको कई पुरस्कार मिले, जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुई। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक अनेक सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं उसकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, वो उसका आत्मकथा से ली गई है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम था श्यामा, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा के पतिभक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक था। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनायक निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता का प्रकटीकरण मिलता है। प्रस्तुत आत्मकथांश क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा में से लिया गया सारांश है। अब हम देखेंगे आगे। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराने वाले यानी कि लाड प्यार करना। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही एक लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो होते ही हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। तर्क यानी कि दलील। इस दलील को मैं कुछ और आगे ले गया। अपराधी को दंड देना ही चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने काम लेता था। मैं अपनी रात की ट्यूशन, जब मुझे भरपेट बुखार था तब मैं अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी यानी कि हरामीपन, अमीरों की हरामीपन है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह के सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहन लगा। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा यानी कि हट करके, जबरदस्ती करना, हट करके लिखता था। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम मामूल हो जाते हैं, यानी कि मेरे सब काम मामूल यानी कि नियम अनुसार, मेरे सब काम नियम अनुसार होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर भी कभी
कहता था। बदन यानी कि शरीर, मेरा शरीर छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद इसी दौरान मुझे एक किपलिंग का एक उदाहरण याद आता है। किपलिंग है वो अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार है। उसने कहा था कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो वह अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सातरम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान मैंने प्यूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। प्यूरिसी यानी कि दांतों की बीमारी। बहरहाल यानी कि हर हालत में जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित नहीं करती थी, मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलेगा? विश्राम तिवारी कहा करते थे। विश्राम तिवारी यानी कि एक लेखक कहा करते थे कि मार से बीमारी भागे या न भागे, किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर यानी कि हिला दे रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक झटका मुझे दे गया। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की ही बिक्री अभी अनियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, और ऐसे में जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन भी ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं और शाम को 101 और 102 के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकियों दवा बाट यानी कि दवा बांटने वाला एक होम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता था कि क्या मुझे तपेदिक तो हो गया नहीं। तपेदिक यानी कि टीबी यानी क्षय। एलोपैथिक का इलाज तो मेरे ये हैसियत से ही बाहर है। एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी पद्धति, अंग्रेजी दवाइयाँ और अंग्रेजी मशीनरी से होने जाने वाला इलाज, उसे कहते हैं एलोपैथी। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार? पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर दिखाई दे जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से कैसे अपने को स्वस्थ कर लिया कि वह भी कभी मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता न चले, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से ही किए जा रहा था। गर्मी में तो तभी से ही शरीर थोड़ा दुबला हो जाता है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम डॉक्टर मुखर्जी के पास हो आओ। मैंने इधर उधर यानी मैंने टाल मटोल यानी कि टालना, मैंने ऐसे ही उसकी बात को टाल दी। तब उसने मुझ पर ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मशस्त्र यानी कि कभी निष्फल न जाने वाला अस्त्र। उसने कहा कि जब तक आप डॉक्टर को न दिखाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। उसका ब्रह्मास्त्र तो मानना ही पड़ा। वह डॉक्टर मुखर्जी के पास गया और डॉक्टर ने बताया कि आपको क्षय यानी कि टीबी है। उसने नुस्खा उन्होंने लिख दिया। नुस्खा यानी कि वैद्य द्वारा बताया गया औषधियों। उसने बता दिया, कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। वो जो औषधि वाला नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया?
क्या इतने ही दिन के लिए मैं आया था? इतना ही गाना गुनगुनाना था? केवल इतना श्रम संघर्ष करना था? इतने दुख संकट संकट उठाने थे? स्वागत के ही साथ विदा की होती ही देखी तैयारी बंद लगी होने खुलती हुई मेरी जवानी। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे बड़ा प्रश्न उनसे यह लगा, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य यानी कि विधवापन लिखा है? हमने ये यहाँ तक देखा। अब हम देखेंगे आगे अगले वीडियो में। थैंक यू।